जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे जो वन लाइनर फैक्ट है या आपकी क्विक रिवीजन में महत्वपूर्ण होंगे। इनमें ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है या ऐसे फैक्ट लाए गए जो बार बार क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी क्या होती है, ईजी प्रकृति होती है, सरल होते हैं। इसलिए अगर हम ऐसे सरल क्वेश्चनों को गलत करते हैं रिवीजन की कमी के कारण, तो हमें कट ऑफ से अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता। तो आपकी क्विक रिवीजन के लिए सीरीज है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने 1 से लगा के 26 तक हमने क्या वन लाइन फैक्ट डिटेल डिस्कशन के साथ देखे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें, आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करवाए जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 51A में। अगर देखें हम जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो 51A में शामिल है, क्या ये हमारे मूल संविधान में है, अर्थात संविधान बनाता तब थे? तो नहीं, इन्हें कौन सी स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए। कब किया गया? कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें शामिल किया। कितने हमारे मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? तो 11 हैं। क्या जब हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत देखा तब कितने हमारे मौलिक कर्तव्य थे? तो तब हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को अपनाया था। अभी वर्तमान में 11 है। अगर हम देखें एक जो मौलिक कर्तव्य है 11वां, ये हमने कब अपनाया? तो ये हमने 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या गया था? अपनाया था। हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? 11। मूल संविधान में थे क्या? तो मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य? 10। और जो मौलिक कर्तव्य यह 46वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा? अनुच्छेद 20 और 21 को क्या कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जो आपातकाल है, अर्थात जब किसी देश के द्वारा हमारे देश पे आक्रमण कर दिया गया हो, देश के अंदर ही क्या हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या होने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो हमारे 20 और 21 के तहत जो अनुच्छेद है ये निलंबित नहीं होंगे। बाकी जितने भी हमारे 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाएंगे। 20 क्या कहता है? तो अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि। ठीक, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी। ये 2 अनुच्छेद आपके कभी भी क्या निलंबित नहीं होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? तो कौन से? मंत्रिमंडल। जो ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो, अर्थात क्या कौन सा शब्द अगर हम यूज़ करें मंत्रिमंडल के लिए? तो कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्री? कैबिनेट मंत्री। अगर ये राष्ट्रपति से अनुशंसा करते तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है हमारे देश में। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय? तो 352, अनुच्छेद 352 के तहत क्या राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की। और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है संविधान में? तो संविधान में इसके लिए कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया है मंत्रिमंडल के लिए। ठीक है, हमारे संविधान के केवल आर्टिकल 352 में ही क्या करा गया है? कैबिनेट शब्द का यूज़ किया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? अगर हम देखें आपातकाल हमारा कौन से अनुच्छेद के तहत लग रहा है? तो आपातकाल हमारा लग रहा है अनुच्छेद 352 के तहत। 335 अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? कराधान मतलब अगर करों का रोपण करना है, जैसे जो संचित निधि है उसमें अगर जो भी धन आता है उसको अगर बढ़ाना है, करों को, कर की दर बढ़ानी है, तो अगर वो बिल लाना है ऐसा करों से संबंधित अगर कोई बिल संसद में, तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी क्या आएगा? वो बिल आ सकता है संसद में।
मतलब पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। अगर बोले इनको कराधान वालों को धन विधेयक भी अगर बोले तो हम धन विधेयक का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या है, धन विधेयक का उल्लेख। धन विधेयक कहाँ पे लाए जाते हैं, तो केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं। किनके, धन विधेयक। राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को, तो केवल 14 दिनों तक, अधिकतम कितने, 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा 14 दिनों के अंतर्गत इसे पारित नहीं करती है तो ये पारित माना जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा को केवल 14 दिन रोकने का क्या है, अधिकार है इस बिल को। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जब लोकसभा की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जो अध्यक्ष होता है उसका, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। अगर अभी देखिए वर्तमान में तो कौन है हमारे अध्यक्ष लोकसभा के, तो वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला, ये राजस्थान से है। ठीक है, ओम बिरला ये हमारे क्या है, वर्तमान स्पीकर। अगर हम देखें भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष कौन रही है, तो मीरा कुमारी। कौन सी, मीरा कुमारी क्या रही है, भारत की पहली महिला अध्यक्ष। दूसरी महिला अध्यक्ष कौन रही है भारत की, तो जो ताई के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ के, इंदौर की निवासी हैं ये। ठीक है, ये क्या है, सुमित्रा महाजन। क्या नाम है, सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा को आधार नहीं हो सकता, मतलब किन किन, तो मैंने अभी बताया था आपको कि किन किन आधार पर उद्घोषणा होती है। तो एक तो सशस्त्र विद्रोह, मतलब देश के अंदर ही क्या विद्रोह हो गया हो तो हो सकती है। एक है क्या, बाहरी आक्रमण, मतलब किसी देश ने, हमारे बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया हमारे देश पर। और एक है मतलब संभावना, बाहरी आक्रमण या विद्रोह होने की संभावना है, तो इस संभावना होने पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। और किसकी लिखित सिफारिश पर, तो कैबिनेट, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी लिखित सिफारिश पर क्या करता है, आपातकाल की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है। जो केंद्र का बजट आता है प्रतिवर्ष, इसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है, इसके तैयार करने के लिए बजट को और उसके लोकसभा में प्रस्तुत करने के, तो आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम देखें केंद्रीय बजट को अनुच्छेद 112 के तहत क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, कौन से अनुच्छेद 112 के तहत। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डालता है। अगर लोकसभा में कोई बिल आता है और उस पर वोटिंग होती है तो लोकसभा अध्यक्ष है वो पहले क्या करता है, वोट नहीं डालता है। अगर मत दोनों पार्टी के बराबर होते हैं तो निर्णायक मत खुद कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन करेगा। कौन करेगा अंतिम निर्णय, लोकसभा अध्यक्ष। और लोग जो धन विधेयक होते हैं इनको कहाँ लाया जा सकता है, कहाँ, लोकसभा, केवल इनको लोकसभा में लाया जाता है। और धन विधेयक का वर्णन कहाँ है, 110वें अनुच्छेद में। और 14 दिन तक केवल राज्यसभा इन्हें अधिकतम रोक सकती है, इससे ज़्यादा राज्यसभा को इस पर अधिकार नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है, तो ये भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। किन प्रश्नों को संसद के अंदर पूछा जाना चाहिए, कौन से संसद में पूछने योग्य प्रश्न नहीं है, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितनी बजे पूछे जाएंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, अध्यक्ष की मतलब परामर्श से। स्वीकार्यता जब तक अध्यक्ष स्वीकार नहीं करता इसका फैसला नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन से अनुच्छेद, 75(3) के तहत। 75(3) के तहत क्या होती है, जो हमारी मंत्री परिषद होती है, अर्थात जो मंत्री होते हैं सभी, ये किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद भी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लेकिन जो मंत्री है, जितने भी मंत्री बनाए गए हैं देश मंत्री रहेंगे, वो सब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। अर्थात अगर लोकसभा एक मंत्री के विरुद्ध भी क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है, और अगर वो पास हो जाता है तो पूरी सरकार गिरेगी, अर्थात सभी मंत्री को पद से हटा के सरकार को भंग कर दिया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा की। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। समितियाँ होती, कई प्रकार की समितियों का
निर्माण किया जाता है संसद में, ताकि जो मुद्दे विशेष हो उन पर विस्तार से चर्चा कर सके और विस्तार पूर्वक उसकी डिटेल एनालिसिस कर सके। इसलिए कई समितियां बनाई जाती है संसद में। तो लोक लेखा समिति कौन से 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है। अगर हम बात करें लोक लेखा समिति की, लोक लेखा समिति में कुल कितने 22 सदस्य शामिल होते, जिसमें से जो 22 सदस्य हैं ये लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य हैं ये कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। ये किसकी रिपोर्ट की जांच करती है, तो हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के केग है, जो जिनका वर्णन अनुच्छेद 148 के तहत है, जो लेखा जोखा वर्ष का है सरकार के द्वारा खर्च का, वो केग की रिपोर्ट की जाँच कौन करता है, लोक लेखा समिति। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे, तो कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के सबसे अधिक समय तक 16 वर्ष के लगभग इन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री का पद पर रहे थे। अगर हम देखें नेहरू जी को क्या बोलते हैं, चाचा भी कहा जाता है इन्हें। अगर हम देखें नेहरू जी ने कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने की थी कौन से 1929 के लाहौर अधिवेशन की। और यहाँ पे क्या किया गया था, तो पूर्ण स्वराज, आज़ादी के लिए पूर्ण स्वराज का क्या किया था, जो मांग है पूर्ण स्वराज को, उसको अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक की बात करें तो कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर 1 से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी, अर्थात 1 दिन 13 दिन के लिए भी कार्यकाल के लिए भी क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। ये मध्य प्रदेश के कहाँ से हैं थे, ये तो ग्वालियर से थे। कहाँ के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ठीक है, अगर हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही क्या हुआ था, हमारे देश में परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ पे, जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पे, जैसलमेर के राजस्थान में, पोखरण में। कहाँ पे, पोखरण में। कब हुआ था, तो 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को क्या हुआ था, हमारे यहाँ सफल परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में। अगर हम बात करें इसका कोड क्या रखा गया था, तो शक्ति 98। क्या रखा गया था, शक्ति 98 इसका कोड था। और पहली बार जब 1977 में परमाणु परीक्षण किया गया था इंदिरा गांधी के समय, उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसके तहत, अनुच्छेद 152 के तहत क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ऐसे ही राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कौन से, अनुच्छेद 52 में, कि देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अगर राज्यपाल की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसके प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते, राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकता है। लेकिन ऐसे इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर हम देखें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें होती है, तो अनुच्छेद 161 के तहत क्या होती है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 154। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, मतलब जो भी शासन से संबंधित, मतलब क्या सत्रों को आहूत करना, सत्र अवसान करना, या राज्य से संबंधित कोई भी जानकारी केंद्र के मांगे जाने पर उपलब्ध कराना और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ये सब क्या है, कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं किसकी, राज्यपाल की। किसके अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 154 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन से, अनुच्छेद 360 के तहत। हमने देखा था राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ पे है, तो वही है अनुच्छेद 352 के तहत। अगर हम देखें राष्ट्रपति शासन, कौन से, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किसमें, तो 356 में राष्ट्रपति का। और अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ पे, 360 अनुच्छेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है, तो ये भी हमारा मूल अधिकार है। कौन से, अनुच्छेद 30 के तहत। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, ये किसके, धर्म के, इन दोनों चीज़ों के आधार, धर्म और भाषा, धर्म और भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं, अलग से अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं।
ठीक है। और जो अनुच्छेद 29 है वो भी क्या अल्पसंख्यकों के लिए ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा को किस देश से लिया। अर्थात जो हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिए। तो हम देखिए अगर समवर्ती सूची का, तो संघ एवं राज्यों के मध्य अधिकारों के क्या क्या है, अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी अनुसूचियाँ है, तो 7वीं अनुसूची में हमें कितनी 3 अनुसूचियाँ देखने को मिलती है। कौन कौन सी, संघ सूची, इसमें कितने विषय है, 100 विषय शामिल है अभी वर्तमान में। राज्य सूची कितने विषय शामिल है, 61 विषय इसमें शामिल है। और हम देखें समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय शामिल है, तो इसमें 52 विषय क्या है अभी वर्तमान में शामिल है। अगर हम बात करें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो संघ सूची पे किसको कानून बनाने का अधिकार होता है, केवल केंद्र को। राज्य सूची पे किसे अधिकार होता है, केवल राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची पे कौन कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों कानूनों में विरोधाभास होता है, मतलब उल्लंघन होता है, तो कौन से, जो संसद के द्वारा पारित कानून है, संसद के द्वारा उसे वरीयता दी जाएगी। इसके बाद मतलब वो लागू होगा, उसे माना जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अगर आपके मूल अधिकार है जो कहाँ से 12 से 35 तक, अगर किसी भी मूल अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत का सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कौन से, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन पे क्या करती है, 5 रीटें जारी करती है। कौन कौन सी रीटें, 5। तो पहली है कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब आपने बिना कारण से अगर किसी को बंदी बना रखा है तो उसको छोड़ने के लिए आपको रीट जारी की जाएगी। इसके बाद है अधिकार पृच्छा। अधिकार क्या है, पृच्छा, अर्थात अगर आप कोई सा सरकारी पद अवैध रूप से या इनलीगल तरीके से धारण करते हो तो आपको रीट जारी कर सकते हैं आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है। इसके बाद उत्प्रेषण, कौन सी, उत्प्रेषण, और कौन सी, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, और एक कौन सी है, परमादेश। ठीक है, कौन कौन सी रीट है, 5 रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, और एक कौन सी है, एक हमारी है परमादेश। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है। तो कौन से, अनुच्छेद 61 के तहत। अर्थात अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत उसके पर क्या, महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग कौन से सदन में आएगा, महाभियोग के लिए प्रस्ताव, तो ये राज्यसभा और लोकसभा कहाँ पे भी आ सकता है। अगर बात करें तो इसकी सूचना किससे देनी पड़ेगी, 14 दिन पूर्व इसे राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। कौन से, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई। जो पंचायती राज प्रणाली है इन्हें किन 2 राज्यों में पहले लागू हुआ, तो हम देखते हैं सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी, राजस्थान के नागौर में। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में। कब, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या, यहाँ पे सबसे पहले देश में जो पंचायती राज प्रणाली है इसको लागू किया था। और दूसरा देश कौन था, आंध्र प्रदेश। दूसरा देश ही पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला दूसरा देश। तो अगर हम देखें नीति निर्देशक तत्व में कहाँ पे ग्राम पंचायतों के गठन का राज्यों को निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 के तहत हमने राज्यों में पंचायतों के गठन के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के लिए किए संविधान में, तो हमने क्या, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, किन के लिए, पंचायतों के लिए। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन को क्या, नगरीय निकाय के लिए कौन सा, हमने 74वां संविधान संशोधन किया। अगर हम देखें कौन सी पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय, मतलब कौन से, देखें तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होती है। ठीक है, तो हमने त्रिस्तरीय, कौन सी समिति, तो अशोक मेहता समिति की अनुशंसा पर हमने क्या, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली अर्थात पंचायती राज को लागू किया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और एनालिसिस के साथ अगर 1 लाइनर फैक्ट देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।